के बारे में बता दिए थे। सबसे असुरक्षित चेक बियरर चेक। आज आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन बताना, बैंकिंग ट्रांजैक्शन बताएंगे। बाउंस चेक बता दिए थे। अगर अकाउंट में पैसा नहीं है, किसी को चेक काट दिए तो क्या हो जाता है? बाउंस चेक हो जाता है। बाउंस चेक एक अपराध है, समझ में क्या? बाउंस चेक क्या है? अपराध की श्रेणी में आता है ये बाउंस चेक। गिफ्ट चेक भी बता ही दिए थे। देखिए, एक चेक होता है ब्लैंक चेक। कौन सा चेक? ब्लैंक चेक। ब्लैंक चेक में क्या होता है कि यहां इंसान साइन कर देता है, यहां अपना नाम क्या कर देता है? साइन। यहां क्या कर दिया? साइन। और ये पैसा वाला खाली छोड़ देता है, भर लेना। क्या करना? भर लेना। उसी को क्या कहते हैं? ब्लैंक चेक। अब आपको लगता होगा जो ब्लैंक चेक देता होगा बहुत ही पैसा वाला होगा, ऐसा नहीं है, समझ में क्या? अब जैसे आपको पता है कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया है, दे दीजिए किसी को ब्लैंक चेक, ले भर लेना। 1 लाख से ज्यादा भरा तो बाउंस हो जाएगा। समझ में गया कि नहीं? बाउंस हो जाएगा। तो भाई आप ऐसे बाउंस चेक, जो ब्लैंक चेक होता है ना, वो एक तो स्टेटस दिखाता है, घमंड, भर लेना इस पे। नहीं समझ में आया? उसमें भर लेना है। आप पूछो ना, डॉलर में भर दे। डॉलर में लेकिन लेवे नहीं करता है ना, इंडियन रुपया में लेता है यहाँ पर। वो होता है बाउंस चेक। ये सब फिल्मों में देखते होंगे। कीमत बोल। और यहाँ पे क्या दे देता? ब्लैंक चेक दे देता। साइन वगैरह सब कर देगा, बस क्या छोड़ देगा? पैसा वाला अपने हिसाब से भर देना। तो इस दुनिया में अमीर लोगों की भी कोई कमी नहीं है, एक से एक होते हैं अमीर। और भी कई चीजें होते हैं। आप लिमिट लगा सकते हैं कि हमारे अकाउंट से एक बार में 10 लाख या 20 लाख से ज्यादा निकलबे नहीं करेगा। अब ब्लैंक चेक दे दीजिए, लो भरो, अब वो बाउंसो नहीं होगा क्योंकि लिमिट के अंदर रहो। तो कई चीज हो सकते हैं। हालांकि ये सब चीजें रियल लाइफ में आज के समय में कोई नहीं दिखाने वाला है कि लो ब्लैंक चेक, कहे ना तो ब्लैंक चेक दे दे यहाँ पे। समझ में गया? एक के बार मार दो 10 करोड़, 100-200 करोड़ मार दो, उसको काम खत्म। लेकिन कोई नहीं देता है जी ब्लैंक चेक। ये सब चीजें जो होती हैं दिखावे के लिए होती हैं। अहंकार दिखाता है कि लो ब्लैंक चेक जो भर देना है यहाँ पर। चेक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन चेक से हमेशा एक रिस्क रहता है कि ससुराल बाउंस मत कर जाए, इसलिए कोई जल्दी चेक रिसीव करना नहीं चाहता है, अगर वो बिजनेस में ज्यादा इन्वॉल्व है नहीं तब। अब जैसे बिजनेस में इन्वॉल्व रहता है लोग तो ले ले। अब जैसे हम किसी को चेक देंगे तो ले लेता है, इनका चेक थोड़े बाउंस होता है। और दूसरा आदमी थोड़ा सा रेपुटेशन के लिए भी खराब लगेगा, बैंक वाला कहेगा सर जी आपका चेक बाउंस हो गया, तो थोड़ा एक रेपुटेशन भी खराब लगता है। लेकिन जिससे पहली बार कोई बिजनेस कर रहा है, पता चला नेपाल का आदमी है, मतलब व्यापारी है, कोई आसाम का है, कोई कहाँ का, कितना फेथ कीजिएगा किसी पर? आखिर फेथ का ही तो नतीजा है जो चेक बाउंस करता है। तो ये डर हमेशा बना रहता था किस पर? चेक पर, कि अगर बाउंस कर गया तो दिक्कत। और चेक में यही होता ही है, क्या कर जाता है? बाउंस कर जाता है। अब बाउंस कर गया, लड़ते रहिए केस, जुर्माना है वो अलग बात है। पहले ये देखिए कि केस लड़ना है। भारत में केस लड़ना बहुत टफ हो जाता है। आप इसके दोष न्यायपालिका पे डाल देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि 140 करोड़ जनसंख्या के मुकदमे को निपटाने के लिए 40 जज भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 34, और उसमें भी एक आध छुट्टी पे या बीमार पड़े रहते हैं। तो इससे निपटने के लिए ड्राफ्ट सिस्टम को लाया गया। बैंक से ड्राफ्ट ज्यादा थोड़ा सा सुटेबल रहता है। ड्राफ्ट क्या रहता है? ज्यादा सुटेबल रहता है। अरे निकल ससुरा। बैंक ड्राफ्ट, ये ड्राफ्ट जो होता है ये चेक के तुलना में ज्यादा सेफ रहता है। डिमांड ड्राफ्ट जिसे डीडी कहते हैं, क्या कहेंगे? डिमांड ड्राफ्ट या डीडी। चेक और ड्राफ्ट में थोड़ा सा का अंतर हो जाता है। चलिए दिखाई देते हैं आपको। दोनों में क्या अंतर है? कोई आइडिया? देखिए, चेक तो बता ही दिए आपको, तो ऊपर वाला चेक को तो कोई पढ़ाने की जरूरत है नहीं, चेक पढ़ा दिए ना। अब आपको क्या बताना है? ड्राफ्ट। देखिए, ड्राफ्ट दिखने में चेक की तरह होता है, लेकिन बड़ी हल्का कागज का बना होता है, नॉर्मल। चेक में और ड्राफ्ट में बेसिक अंतर समझिए। चेक में पैसा मेरे अकाउंट में है, और उस अकाउंट से बस निकालने का ऑर्डर किसके थ्रू दिया जाता है? चेक से। किसे?
चेक के थ्रू। लेकिन चेक बाउंस कर सकता है कि नहीं? बाउंस कर सकता है। लेकिन ड्राफ्ट कैसे होता है? ड्राफ्ट बनाना है, अगर किसी को 2 लाख का ड्राफ्ट बनाना है, कितने लाख का? 2 लाख का। जैसे 2.5 लाख का ड्राफ्ट बना हुआ है, कितने लाख का? 2.5 लाख। अब किसी को 2 लाख का ड्राफ्ट बनाना है, जैसे हम ही को 2 लाख का ड्राफ्ट किसी कंपनी को देना है, तो हमको पहले अपने अकाउंट से 2 लाख रुपया कटवाना पड़ेगा और उसके अकाउंट में कटवाना पड़ेगा, लेकिन पैसे में नहीं जाएगा। 2 ओर से रिस्क होता है। पहले रिस्क समझिए क्या होता है। रिस्क जो, जैसे हम किसी को चेक दिए, अब वो बेचारा डरा हुआ है कि चेक हुआ बाउंस मत कर जाए, तो एक तरीका यह कि पहले हम उसके अकाउंट में पैसा डाल दें, तो फिर हम डरे रहेंगे कहीं भाग मत जाए। समझ में आ गया? डर तो दोनों ओर से होता है। अगर हमारा चेक बाउंस कर गया तो वो डरेगा, और वो हम उसको पैसा दे दिए, बैंक में पहले ही ट्रांसफर कर दिए, जा तुमने बैंक में भेज दिया 2 लाख रुपया, सामान भेज देना, और सामान नहीं भेजा, भाग गया, हम फंस जाएंगे। तो इसको निपटाने के लिए क्या आता है? ड्राफ्ट। ड्राफ्ट हम अपने बैंक से, जो हमारा बैंक रहेगा, इससे पैसा कटवा देंगे। किसके नाम पर? उस जिसको भेजना है उसके बैंक के नाम पर। ऐसे क्या बना देंगे? ड्राफ्ट बनवा देंगे। हमारे बैंक से पैसा कट चुका है, और किसके नाम पे कटा है? उसके बैंक के नाम पर कट चुका है, लेकिन उसके बैंक में गया नहीं है। अब इसके लिए हमको, मेरे पास मेरा बैंक एक सर्टिफिकेट देगा जिसे कहते हैं डिमांड ड्राफ्ट, डीडी। क्या कहेंगे? डिमांड ड्राफ्ट डीडी। इस डीडी में पैसा कट चुका है, किसके अकाउंट से? मेरे अकाउंट से। और किस में जाके शो हो रहा है? उसके। लेकिन ये पैसा निकाल पाएगा? इसको निकालने के लिए जरूरत है किसका? डीडी का। किसका जरूरत है? डीडी, डिमांड ड्राफ्ट का। अब बताइए, अब अगर ये किसी कोई बिजनेसमैन अगर ड्राफ्ट लेता है तो वो सेफ है कि नहीं है? क्योंकि ड्राफ्ट कभी भी बाउंस नहीं कर सकता, क्योंकि ड्राफ्ट बनता ही है पैसा कटवाने के बाद। अब दोनों सेफ हो गए कि नहीं हो गए? अब बिजनेस करने जाएगा आदमी, कहेगा एक हाथ से सामान दो, एक हाथ से ड्राफ्ट लो, काम खत्म। पहले ही पैसा शो कर दिया कि इसमें से इसमें पैसा चला गया है। निकलेगा तभी जब आप हमको रसीदवा दीजिएगा, तब। बिना रसीद दिले नहीं निकलेगा। रसीद का नाम डीडी। ये दूसरे, अच्छा मान के चलिए ये गायब हो गया, तब कोई भी निकालने जाएगा ना तो ओकरे अकाउंट में पहुंच जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट की एक और खासियत है कि जिसके बैंक के नाम पर बना है उसी में जाएगा, उसी के खाते में, दूसरे के में नहीं जा सकता। जैसे हमारे नाम पे अगर क्या बना हुआ है? डिमांड ड्राफ्ट बना हुआ है, तो दूसरा कोई भजा सकता है? ये सेम किसकी तरह काम करता है? क्रॉस चेक। तो डिमांड ड्राफ्ट कुछ भी नहीं है, यह एक तरह का क्या है? क्रॉस चेक। बशर्ते यह बाउंस नहीं हो सकता है, पहले ही आपके अकाउंट से पैसा कट चुका है और किसमें से हो चुका है? दूसरे के अकाउंट। आपको क्या दे देगा रसीद के तरफ? ड्राफ्ट। क्या ड्राफ्ट कभी बाउंस करेगा? तो जहां भरोसा नहीं है वहां क्या लेना चाहिए? डिमांड ड्राफ्ट। इसके खोने का डर होता है? खोने का डर, कोई खोएगा बैंक में लगाएगा तो उसी का अकाउंट में चल जाएगा। तो आपको मैसेज आ जाएगा ना, आपका बैंक बता देगा ना कि हाँ ये ड्राफ्ट भर चुका है, तो कानूनी तौर पे तो आप भी पक्के हो गए कि भैया हमने आपको पैसा दे दिया। तो बताइए ज्यादा सेफ कौन होता है? डिमांड ड्राफ्ट या डीडी? डिमांड ड्राफ्ट या डीडी? एडमिशन के समय देखिएगा आपसे ड्राफ्ट मांगता होगा या चालान। चालान या ड्राफ्ट एक ही चीज होता है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता है। उसमें क्या है? पैसा कट चुका है, बस रसीद क्या दिखाना है? प्रूफ के तौर पर। समझ में आ गया? किसी को भी, अगर आप किसी बिजनेसमैन को नहीं जानते हैं, पेमेंट अगर वो कह रहा है कि चेक से देंगे, वो ज्यादा सेफ है कि डीडी? लेकिन डीडी में झमेला है, बैंक में जाके बनवाना पड़ता है। और चेक आपके घरे रखल है, तुरंत बता दीजिए कौन सी कर रही है, पकड़ लिया। ये छोटकी होती है और बड़ी बदमाश होती है सर। इतनी जुगी रहेगी सर, कहीं घुस के बोल देगी दीदी मतलब तो बहन होता है। मतलब अभी उसी में कंफ्यूज है वो। बगलिया वाली से पूछ रही, नहीं दीदी बताओ क्या पढ़ा रहे हैं गलत गलत? दीदी मैंने बहन ना। अलग लेवल का दिमाग रहता है इस सब का, पता ही नहीं चलता है। डीडी मतलब डिमांड ड्राफ्ट। डीडी मतलब डिमांड ड्राफ्ट। इतना बगलो तो बगलो नहीं है। ड्राफ्ट तो समझ में आ गया आप लोगों को? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। ड्राफ्ट बनाने का अलग से आपको पैसे भी देने पड़ते हैं, आपके अकाउंट से वो पैसा काट लेता है। जैसे 2 लाख का हम क्या बनाएंगे? डीडी। तो डीडी कितने का बना देगा? 2 लाख का।
और उसमें चला जाएगा। अब महीने के लास्ट में जब हिसाब होता है ना, तो उसमें अलग से आपका 50-60 जो भी कटना होगा वो अलग से काट लेता है। नहीं देखते महीने के लास्ट में मैसेज आता है कि एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन का काटा गया, ड्राफ्ट का काटा गया, चेक का काटा गया, लेकिन इस 2 लाख में से नहीं काटेगा वो। बाद में आपका वो चार्ज काटता है, सर्विस चार्ज डीडी का। किसी हाँ, इसकी वैलिडिटी भी 3 महीने। अब ड्राफ्ट आजकल जितना भी चीज है सबकी वैलिडिटी कितना है? 3 महीने। पोस्ट डेटेड ये भी रहता है। कौन सा डीडी रिटर्न होगा कि नहीं? अगर मान के चलिए आप डीडी बनवा लिए और वो बिजनेस कैंसिल हो गया, तो अपने बैंक को दे दीजिए कि हमारा ये डीडी कैंसिल कर दीजिए। जहां डीडी कैंसिल करेगा पैसा वापस आ जाएगा। डीडी में पैसा बीच में अटकल रहता है बैंक के पास। किसके पास? बैंक के। अगर डीडी बन गया 2 लाख का, अटक गया कहां पर? अगर दे दिए, ये अपने बैंक में डाल दिया तो इधर चल गया, और वापस आप अपने बैंक में डाल दिए तो इधर चल गया। इसके बाउंस होने की कोई भी संभावना नहीं। दोनों ओर से लोग क्या रहते हैं? सेफ। डीडी समझ में आ गया होगा आप लोग को? नहीं, दिन खत्म होने के बाद चेक बच जाएगा, 2 लाख वापस अकाउंट में आ जाएगा। ओहो, बेचारा को चिंता है, कह रहा है कि सर अगर इसका 2 महीना 3 महीना का डेट खत्म हो गया तब तो खत्म हो जाएगा। तो इसको कराए तो पैसा कहां जीतो? इसको चिंता है, बैंक में मत रख ले, वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। सर बैंक वाला हमको जबरदस्ती चेक दे रहा है। तो रख लो, चेक काम आता है। ज्यादा पैसा निकालने के लिए चेक ही काम आएगा। ऐसे जो नॉर्मल कैश निकालेंगे विड्रॉल फॉर्म से तो आपको 85,000 देगा। आपको 50,000 से ज्यादा नहीं देगा। बैंक से एक दिन में 85,000 देता है। कभी ज्यादा उसमें जब चेक देंगे ना, चेक तब क्या कर देगा? ज्यादा दे देगा आपको। इसको मिटा दे। डीडी समझ में आ गया? अगला टॉपिक क्या है भाई? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन बता चाहिए। एनईएफटी और आरटीजीएस। एनईएफटी और आरटीजीएस। एनईएफटी और एक होता है आरटीजीएस। देखिए यहां समझिए, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस। एनईएफटी से भी पैसा भेजा जाता है और आरटीजीएस से भी। आपके घर वाले जो भी आपको पैसा भेजते होंगे वो एनईएफटी से भेजते होंगे। किससे भेजते होंगे? एनईएफटी से भेजते होंगे। और जितना बड़ा अमाउंट में पैसा जाता है वो सब किस में जाता है? आरटीजीएस। सिंपल सी बात समझिए, एनईएफटी में क्या होता है कि आरबीआई ऊपर बैठी हुई है। कौन बैठी है? आरबीआई। इसकी एक शाखा है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों को देखती है। अब किसमें बैंक में भेजना है तो ये कहती है ना कि तुम लोग हर मिनट तुम लोग एनईएफटी भेजते रहता है, हम नहीं देखेंगे। यहाँ पे किसी को 5,000 भेजना है, किसी को ऐसा नहीं। वो आधा घंटा पहले कहेगा कि आधा घंटा तक कलेक्ट करो। हर घंटे कहेगा कि भाई 9 बजे, पूरे बैंक को कहेगा, इंडिया के सारे बैंकों को, कि 9 बजे जिसका ड्राफ्ट लेना है लो, 9 बजे एनईएफटी लो। और जब कलेक्ट हो जाएगा तो 9:30 बजे हमको भेजना, सब लोग एक के बार। तब हम उसको अपनी मशीन में डालेंगे, खटखट खटखट, और दूसरे में वो क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। हाई हम बार बार तुम लोग जब भेजेगा, कोनो 9:02, कोनो 9:05, हम नहीं देखेंगे। कोनो को 5,000 आ रहा है, कोनो को 10,000 आ रहा है ना, हम ना फुर्सत ना हमको हर आधा घंटा पे बैच बना बना के भेजना। पहले 1 घंटा पे था, अभी क्या किया है? आधा घंटा पे। इसलिए एनईएफटी देखिएगा, तुरंत भेजेंगे तुरंत नहीं पहुंचता है, भेजेंगे आधा घंटा 1 घंटा बाद पहुंचता है। पता चला आप भेजे अभी आधा घंटा खत्म हुआ है, और इस बैच में नहीं लगाया, किस में लगा दिया? अगला बैच में लगा दिया। हो सकता है खाने चल गया, कहा कि अब लंच के बाद फिर आधा घंटा बाद एक बैच आएगा, उसमें लगाएंगे। तो एनईएफटी बार बार नहीं जाता है। बैंक आपसे भले ले लेता है पैसा, किस में भेजने के लिए? दूसरे में। सारी प्रक्रिया कर देता है, नेट पे अपलोड कर देता है, और आरबीआई उसको आधा घंटा बाद सब जब सीट फुल हो जाता है और तब क्या करता है? भेजता है। तो एनईएफटी सिंगल ट्रांसफर हो सकता है कि बैच बाय बैच? पूरे हिंदुस्तान का हर आधा घंटा में क्या होता है? एनईएफटी कलेक्ट होता है। और उस समय आरबीआई की सारी मशीनरी किस पे रुक जाती है? पूरी तरह सिक्योरिटी जांच पे लग जाती है। हाँ, ट्रांसफर हो रहा है ना, इसी में ससुरा हाईजैकरवा बीच में से खींच लेता है। इसलिए हमेशा छुट्टा सांड की तरह नहीं छोड़ा गया है कि जब मन तब क्या भेज दीजिए, एनईएफटी भेज दीजिए। आपको क्या करना है? बैच बाय बैच। और जैसे बैच बाय एक लॉट निकलेगा, फुल सिक्योरिटी जांच रहेगी। हाँ, जिस अकाउंट से गया है उसी अकाउंट में जाना चाहिए। आरबीआई भी सेट है कि भाई उसको भी पता है कि जब मन तब नहीं निकलेगा, वरना 24 घंटे कोई सिक्योरिटी कैसे दे सकता है? कोई इजीली दे सकता है, आधे घंटे में 10 मिनट तो सिक्योरिटी देना है, तुरंत दे देगा।
समझ में आ गया कि नहीं? आपको 5,000 भेजना है, 10,000 भेजना है, कितना भी भेजिए, जब तक एक पूरा लॉट नहीं बनेगा नहीं भेजेगा। कभी कभी क्या होता है ना कि लॉट बन जाता है लेकिन ज्यादा पैसा नहीं रहता है। पता चला लॉट बन गया, एक जना को 10,000 भेजना है, एक जना को 5,000 भेजना है, एक को 3,000 भेजना है, कुल 13-14,000 रुपये हुआ, तो आरबीआई को बुलाइएगा। कहेगा रे बेला कहीं का 13-14,000 रुपये के लिए हमको बुलाता है? आएगा आरबीआई? नहीं, कहेगा एक बैच और इंतजार करो। तो 2 बार 4 बार, कभी कभी कोई बैंक ऐसा होता है, गांव के बैंक में देखिएगा ना, सुबेरे भेजेंगे तो शाम में पहुंचेगा, देखते हैं वो का बैच नहीं कंप्लीट हो पाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसमें क्या लगता है? टाइमिंग लगता है। क्या बैच बना के भेजना सिक्योर है या नहीं है? सिक्योर है, नहीं तो सोचो बीच में कौन टांग ले जाएगा। समझ में? पूरा भर जाएगा तभी ले जाएगा ये। और आरटीजीएस क्या होता है? आरटीजीएस में कम से कम पैसा कितना होना चाहिए? 2 लाख, कम से कम 2 लाख। इधर भेजे उधर पहुंच गया। आरटीजीएस जो है वो आरबीआई कहता है कि 2 लाख भेजा है, पैसा ठीक ठाक है, इसको भेज दो। अब कम से कम ना 2 लाख है जी, कम से कम 2 लाख है। अब किसी को 30 लाख भेजना है तो उसको बैच के लिए इंतजार कराइएगा। उसको किससे भेजना है? आरटीजीएस। उसके लिए आरबीआई आरटीजीएस के लिए अलग सिक्योरिटी लेवल रखा है। आरटीजीएस वाले को फटाक से इसमें निकला, उसमें चला गया, कोई हैकिंग तैकिंग बीच में नहीं होगा। समझ में गया? अब आरटीजीएस एक बताइए, बिना बैच के कौन जा सकता है? अब बैच बाई बैच जाएगा एनईएफटी। अगर बैच में अमाउंट सफिशिएंट अमाउंट नहीं है तो उसी बैच में जाएगा कि नेक्स्ट बैच में? नेक्स्ट बैच में जाएगा। ये समझ जाइए। तो ये चौराहा पे का टेम्पू है, जब तक भरेगा नहीं तब तक खोलेगा नहीं। चलो चलो, गाय घाट हाजीपुर पटना जंक्शन, देखिए एक को सीटवा खाली रहेगा तब वो भरते रहता है। समझ में कि नहीं? ये खुदरा वाला टेम्पू, आई रिजर्व गाड़ी। कौन गाड़ी है ये? रिजर्व गाड़ी। रिजर्व में क्या मतलब है? सवारी से लेके निकल दिया, यहाँ पे बैठिए, एक गो बैठिए चाहे 4 गो बैठिए, कई गो रिजर्व का पैसा सधा देता है सब। बारात में तो रिजर्व का पैसा सदाएगा। बोलोरो के पिछवा डिकिया में 5 गो को हटाएगा, 2 गो ओ साइड 2 गो ए साइड, बीचवा में एगो टायर रख ले रहता है, ओपे एगो छोटका लड़का, 5 गो पीछे 5 गो बीच में, 10 गो 2 गो आगे हटा देता है और ले गया। उसके ऊपर इतना बड़का डोलची उलची सामान रख ले रहता है। काज ने कौन कौन चीज भी हवा में दे देता है। 40 गो बेना दे देगा, पंखा हल्ले, कोने काम का है ये सब चीज। एक महिला को दहेज में मिला, लगभग उसको 16-17 को दौरी मिला था। नहीं होता है दौरी, दौरी जो भी बोले हम कहे वो ये जगह भरने के लिए किया जाए। 200 रुमाल, 2 दर्जन कंघी, ये सब जाता है जी, ये सब बड़ी जाता है। आप लोग का तैयारी भी हो गया होगा। आप लोग के माँ बाप एनईएफटी की तैयारी कर रहा है। लड़का तो आरटीजीएस में जाता है। आऊगा नौकरी होगा तब, क्योंकि आरटीजीएस का लिमिट कितना है? 2 लाख। सबका आरटीजीएस नहीं हो सकता है। तो लड़की सब में बड़ी हुई होता है। हमारी बुआ लोग की शादी जब होती थी तो बस छोटे थे लोग तो देखते थे, दादी हमेशा कुछ ना कुछ रखती थी। कोई गांव में ना देखिएगा सामान बेचने आती है दौरी में लेके, छोटका पाउडर हेन तेन दुनिया भर के कंघी हेन तेन लेके आती है सब। वो बेचने होने वहां पे, उसमें से 15 को 20 को खरीद के रखे, उसको डाला बोलता है सब। हाँ, इसको पता है। सबको पता होगा, इसमें लड़कियां बताती नहीं, सब जानती सब है सब। तुमको क्या लगता है पढ़ाई लिखाई नहीं जानती है तो कुछ नहीं जानती है सब। चलिए अब ध्यान दीजिए, आगे बढ़ जाते हैं। आरटीजीएस और एनईएफटी समझ में आ गया? हाँ, बिना बैच के जाएगा, इसीलिए नाम है रियल टाइम। जैसे डाले पहुंच गया। रियल टाइम ग्रॉस मतलब टोटल सॉल्यूशन, रियल टाइम सेटलमेंट, सेटल हो गया। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, उसी टाइम जितना दिए हैं सेटल हो गया। समझ में गया कि नहीं? अब किसी कंपनी को अपना पेमेंट डालना है, टैक्स देना है 10 करोड़, कोई बड़ी कंपनी है उसको पेमेंट देना है 10 करोड़, तो बताइए एनईएफटी में बैच में लगाइएगा उसको, किस में लगाएगा? आरटी, फटाक से टैक्स दीजिए आरटीजीएस। रिजर्व गाड़ी, टेम्पू वाला भाड़ा,
इंतजार में लगल रही है, जब तक बैच ना भर जाएगा ना। कबो कबो बैच में नहीं भरता है तो दूसरे बैच के साथ क्या करता है, भेजता है, जा जा जा। देखते हैं कभी कभी टेम्पुआ नहीं भरता, दूसरा टेम्पू भेज देता है, भाई 3 को सवारी ले जो तो है ले आ। देखते हैं आधे पे लेके भेज देता है। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया आप लोग को? आगे बढ़ जाए। एनईएफटी आरटीजीएस समझ में आ गया। अब इस पैसे को भेजने के लिए आपको कहां पैसा भेज रहे हैं, आरबीआई को कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जिसमें भेज रहे हैं उसका क्या होना चाहिए, अकाउंट नंबर होना चाहिए, उस किस बैंक में भेज रहे हैं ये पता होना चाहिए। अब इसके अलावे समझिए, एक बड़े शहर में एक के बैंकवा के कई गो शाखा होती है, ब्रांच होती है। अब जैसे पटना में एसबीआई देखेंगे, एगो इधरो एसबीआई है, एगो इधर भी है। गांव में तो टेंशन नहीं है, 10-20 गो गांव का एक को बैंक में होता है, देखते हैं, और वो छोट छोट रहता है। लेकिन बड़े शहरों में एक के शहर में 10 गो एसबीआई है, 20-25 गो आईसीआईसीआई है, ऐसा करके होते हैं सब। तो बैंक वाला तो पगला जाएगा। तो उसके लिए एगो कोड चाहिए होता है, हर बैंक का क्या होता है, कोड होता है, जिसे इंडियन फाइनेंशियल इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड, इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड, IFSC सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, IFSC कोड। कितने अक्षर का होता है, 11 अक्षर। शुरुआत के 4 अक्षर बैंक का नाम होता है, लास्ट के अक्षर उस शाखा का कोड होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए, भारत में कहीं भी पैसा भेजना है तो क्या लगेगा, IFSC कोड। लेकिन उसी बैंक के ब्रांच से उसी बैंक में भेजिएगा तो IFSC कोड की जरूरत नहीं है। जैसे चेन्नई से कोई बैठा आदमी SBI से पंजाब के किसी बैंक में SBI में भेजा तो IFSC लगेगा, सीधे ट्रांसफर है, क्योंकि उस बैंक के पास पता ही है कि उसका कहां कहां ब्रांच है, उसको क्या जरूरत है IFSC कोड की। लेकिन अगर SBI से, अब जैसे पटने में SBI से आप एक्सिस में भेजिएगा, मांग लेगा IFSC, कहेगा हमरा तो पता है कि हमारा पटना में कहां कहां ब्रांच है, एक्सिस का कहां ब्रांच है हमरा नहीं पता है। तो इंडिया में पैसा भेजने के लिए IFSC, अगर IFSC कोड नहीं है RBI वापस कर देगा बैच में से, बैचवा जो बनेगा ना उनमें से वापस कर दे, कहां भेजना है तोरा पता नहीं है, हमको खाली लिख दिया है पटना, फेंक देगा इसे पटना में, भागे यहां से, वापस ले आए IFSC कोड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इंडिया में पैसा भेजने के लिए, इंडिया में पैसा जाएगा IFSC कोड। किसी बैंक का IFSC कोड गया उसमें पैसे नहीं आ सकता है। हाँ दीपा, नेपाल वाला पैसा IFSC पे नहीं आएगा, वो अलग से आएगा आपको। वहां के लिए, नेपाल के लिए स्विफ्ट कोड लगेगा। किसके लिए, स्विफ्ट कोड। बताइए, भारत में पैसा भेजना है तो कौन सा कोड, IFSC कोड, और नहीं तो स्विफ्ट, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल कम्युनिकेशन, स्विफ्ट, SWIF, स्विफ्ट कोड। ये पूरे वर्ल्ड के लिए क्या चाहिए, स्विफ्ट कोड। कौन सा कोड, स्विफ्ट, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फंड कम्युनिकेशन कोड। ये टेलीकम्युनिकेशन होता है, फंड के लिए फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये क्या होता है, टेलीकम्युनिकेशन होता है। ये बस ये बताता है कि इस देश ने इस देश में पैसा भेजा है। स्विफ्ट कोड को पता नहीं होता है कितना भेज रहा है, लेकिन स्विफ्ट कोड ही बताता है कि आपके अकाउंट में पैसा जाएगा कि नहीं। ये सेम किसकी तरह काम करता है, IFSC कोड। लेकिन अगर 20 इंटरनेशनल पैसा चाहिए तो स्विफ्ट कोड, इंटरनेशनल चाहिए तो स्विफ्ट कोड, और ऐसे इंडिया में चाहिए तो इंडिया के कमोबेश हर ब्रांच के पास अपना क्या है, IFSC, सबके पास है, ये है IFSC कोड। आपके पासबुक पे लिखा होता है और चेक के ऊपर लिखा होता है। लेकिन इंडिया के सभी बैंकों के पास स्विफ्ट कोड नहीं है, स्विफ्ट कोड सारे बैंकों के पास नहीं है, इसलिए सारे बैंक इंटरनेशनल पैसे को रिसीव नहीं कर सकते। अब जैसे हम लोग को इंटरनेशनल जो पैसा आता है, जैसे गूगल दिया, यूट्यूब दिया, या फिर एप्लीकेशन में कोई इस टाइप का हुआ जो इंटरनेशनल आएगा, तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, स्विफ्ट कोड चाहिए। विदाउट स्विफ्ट कोड पैसे नहीं देगा। अगर स्विफ्ट कोड कट गया तो हम लोग का पैसा उधरे अटक जाएगा। सारा पैसा कहाँ अटक जाएगा, पुर्तगाल नहीं माने विदेश में। कहाँ अटक जाएगा, विदेश में। जो भेजा अमेरिका का अमेरिका में अटक जाएगा।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए इंटरनेशनल बैंक के लिए, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए कौन सा कोड? स्विफ्ट कोड। अब भारत के लिए किसी को दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत? हाँ, रूस का स्विफ्ट कोड वैसे काट दिया ऐसा। रूस को किससे काट दिया ऐसा? स्विफ्ट कोड से काट दिया ऐसा। अब बेचारा उसमें इंटरनेशनल पैसे नहीं जा रहा है, इधर से अकाउंट में उधर पे नहीं जा रहा है, तो भारत ने उसको दे दिया यूपीआई। भारत ने क्या दे दिया है? यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट आईडी। ये पूरे वर्ल्ड में हर इंसान का अपना यूनिक होता है। जब यूनिक है तो टेंशन किस बात का? जिसका यूपीआई है दूसरे से मैच करेगा? नहीं मैच कर सकता। आपका अकाउंट नंबर तो मैच कर सकता है, कैसे मैच करेगा? जो नंबर का अकाउंट नंबर आपका आईसीआईसीआई में होगा, उसी नंबर का अकाउंट नंबर किसी का एसबीआई में होगा। फिर अंतर क्या होगा? तो आईएफएससी कोड का अंतर होगा। लेकिन यूपीआई क्या कहता है कि हम आपको एक यूनिक कोड दे देंगे। क्या दे देंगे? यूनिक कोड। जितना आदमी का यूपीआई उतने तरह का उसका यूपीआई कोड। किसी का यूपीआई दूसरे से मैच करेगा? हाँ नहीं। यूपीआई बनाने के लिए पहले ही आपसे पूछ लेता है कि आपका बैंक कौन सा है। क्या पूछ लेगा? बैंक कौन सा है, उस बैंक का आईएफएससी कोड कौन सा है, उस बैंक का अकाउंट नंबर क्या है। इस हिसाब से आपका जानकारी ले लिया और उसके बाद आपको एक यूनिक नंबर दे देगा। यूनिक नंबर क्या कर देगा? दे देगा। तो दुनिया में यूपीआई किसी का मैच करेगा? हाँ नहीं। तो रूस को कौन मदद कर रहा है? भारत। किसके थ्रू? भारत सरकार को यूपीआई को वर्ल्ड लेवल तक क्या करना चाहिए? फैलाना चाहिए। ये यूपीआई पूरी दुनिया को हिला के रख देगा, क्योंकि ये काम क्या कर देता है? आसान कर देता है। अभी यूपीआई समझाएंगे, यूपीआई एक अलग कंसेप्ट हो जाता है, उसको समझा देंगे, उसके लिए अभी टेंशन नहीं लिए। बट ये समझ में आ गया ना? स्विफ्ट एनईएफटी समझ में आ गया? आपको 5,000 रुपया भेजना है, आरटीजीएस होगा? हाँ, 2 लाख भेजना है तो कितनों भेजना है? ऊपर भारत में भेजना है तो इंटरनेशनल। आपका नेपाल समझ में आ गया? आपका नेपाल से पैसा आता है? नेपाल की हैं आप? हाँ अच्छा, नेपाल में पापा जी रहते हैं। तो भारत के बहुत सारे लोग नेपाल में काम करते हैं। आप भारत की हैं कि नेपाल की? भारत की हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे नहीं है, हम लोग के साथ भी नेपाल के बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं। नेपाल के लड़के नॉर्मल हैं, लेकिन यहाँ से बहुत सारे लोग काम करने जाते हैं। हमारे कई कुछ जान पहचान वाले लोग का काठमांडू में बहुत बड़ा जूता का शोरूम है। अब वो क्या कहता है पता है? खान सर, नेपाल में कोई मोलाई नहीं करता है, वहां नहीं करता है, सब जितना बोल देता है उतना ही होता है। तो लेकिन भारत वाला जाके धीरे धीरे सिखा दिया है। भारत में मोलाई बहुत ज्यादा होता है, और जो बोल दिया तो देवे नहीं करेगा। और बेचारे दुकानदार की भी मजबूरी है, अगर वो किसी चीज को 100 रुपए में खरीद के लाया है और ईमानदारी दिखाएगा कि चलो हम इसे 100 रुपए में ही बेच देते हैं, कहते फलाना आदमी तो 90 में दे रहे हैं। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? और उसी पे वो बोल देगा कि तो वहीं ले लीजिए ना, यहाँ क्यों आए हैं? तो बड़ा घमंडी है जी, जब वहां दे रहा था तो। लेकिन ये बिजनेस का धीरे धीरे क्या होता है, एक माहौल बन जाता है। कहीं पे भी मोलाई इंडिया में फिक्स है, और बेचने वाले को भी मन में लगता है। अगर किसी को दुकानदार बोला 200 रुपया में, और ग्राहक फटाक से 200 दे दिया ना, तो कहेगा 250 बोलने लायक था। दुकानदार वो कम नहीं होता है, वो यही सोचता है, वो रिवर्स मोलाई करता है। कहता है बता, एक के बार में 200 दे दिया, 250 बोलते तो कम से कम 210 तो देता ना। ये इंडिया में ऐसे का होता है। आगे बढ़ जा। अब यूपीआई क्या है? देखिए, यूपीआई जो है ना, बहुत तेज पैसा भेजने के काम में आता है। अब जैसे हमको कहीं पैसा में, किसी में पैसा भेजना है, तो झमेला समझिए क्या है। सबसे पहले उसका हमको बैंक नाम पता होना चाहिए, फिर बैंक पता होना चाहिए, फिर उसका किस नेम, उस बैंक का क्या पता होना चाहिए, आईएफएससी कोड पता होना चाहिए, फिर अकाउंट नंबर पता होना चाहिए, फिर उस ससुरा का नाम क्या है, बैंकों में ई पता होना चाहिए। इतना झमेला हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना झमेला हो गया कि नहीं? अब ये है, मान के चलिए कि मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, दिस इज माई। माई नहीं लिखते, माई नहीं लिखता है, सब माई भी होता है हमरा। अब हमको दूसरे में भेजना है, तो हमको जब दूसरे में भेजना है तो उसका भी हमको क्या पता होना चाहिए, कौन बैंक है, उस बैंक का क्या है, आईएफएससी क्या है, उसका अकाउंट नंबर क्या है, और ओकरा नाम क्या है।
उसका नाम क्या है, इतना भरेंगे तब क्या होगा, अदर अकाउंट में जाएगा। बताओ बाबू, इतना झमेला किसी को पसंद नहीं है, इतना झमेला किसी को पसंद नहीं है कि उसका इतना जाना जाए। तो भारत सरकार लाई यूपीआई सिस्टम। यूपीआई कहता है एक काम करो, ये आदमिया से कहता है, जैसे मान के चलिए आदमी बी है, ये आदमी ए है, इससे कहता है तुम अपना यूपीआई आईडी बना लो। तो कहेगा कैसे, कहा कुछ नहीं करना है, हाँ सब चीज वह हमको बता दो, ये सब चीज वह हमको बता दो, तो हम तुमको एगो यूपीआई कोड दे देंगे, अपना यूपीआई कोड दे देंगे। जैसे ये कोड भरोगे मतलब ये सारा चीज उसको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, तुमको भरना नहीं पड़ेगा। इसको कहता है कि तू बकलवा अपना यूपीआई आईडी बना ले। कहेगा ई कैसे, तो कहेगा हाँ सब चीज हमरा बताओ, और जैसे बता देंगे तो इसका क्या बन जाएगा, एक तो यूपीआई बन गया। समझ में गया, यूपीआई में ये सारी चीजें छुपी रहती हैं, यूपीआई कुछ नहीं है, यही आपका एक के बार में शॉर्ट में बता दिया है। इस सब को एक के बार में कोच देंगे तो क्या बन जाएगा, यूपीआई। इस सब को एक के बार में कोच देंगे तो यूपीआई। अब बताओ पैसा भेजना है तो या तो ये चारों चीज भरो, या तो सीधा उसका यूपीआई मारो। समझ में गया, इस यूपीआई से इस यूपीआई में, नहीं तो पहले हमरा बैंक कौन है, हमरा आईएफएससी कौन है, हमरा अकाउंट नंबर, हमारा नाम, फॉर्म के दूसरे पन्ना में ओकर अकाउंट नंबर, उसका नाम, बहुत झमेला। इसमें क्या है, बस एक बार आपको क्या बनाना है, यूपीआई। पता चला ओकरो यूपीआई रहना चाहिए अरे भाई उसका भी यूपीआई रहना चाहिए कि नहीं। इसमें कितने लोग हैं जिनका यूपीआई है, बढ़िया। कितने लोग हैं जिनका नहीं है यूपीआई, आप लोग बना लीजिए छोटे मोटे अकाउंट में, मेरा भी नहीं है। हमको लगभग 6 साल हो गया होगा बैंक से एटीएम से पैसा निकाले। बनता कौन चीज, ऑटोमेटिक मोबाइल से बन जाता है। 18 साल से पहले नहीं बनता है, 18 साल से पहले कुछ नहीं होता है। बैठ जाओ। अठारह साल से पहले आप भारत का नागरिक के हिसाब से नहीं, आप भारत अपने माता पिता के नागरिकता के बदौलत आप भारत में रह रहे हैं। तो ये बैंक की सुविधा नागरिकों को दी जाती है, और नागरिकता आपको पूर्ण रूप से 18 साल पर ही मिलता है। तो ये सुविधा किसको मिलती है, नागरिक को। अभी आप नागरिक नहीं है, आपको नागरिकता मिल जाएगी, कंफर्म मिल जाएगा। अभी आपको वोट डालने का अधिकार है नहीं। बहुत सारी चीज है जो 18 साल से ऊपर ही आपको मिलेगी। ये कोई तो बहुत सारी चीज आपको 18 साल से नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाएगा, पैन कार्ड नहीं बनाएगा, वोटर कार्ड नहीं बनाएगा, बहुत सारा चीज है जो नहीं बताएगा। आगे बढ़े सर, इसमें एटीएम नंबर भी मांगता है। हाँ, सिक्योरिटी के लिए एटीएम कार्ड मांगेगा, उसका कोड मांगेगा, हाईली सिक्योर कर देगा। यूपीआई को आपका हर चीज पता होता है। आप अपने बैंक का एटीएम नंबर, कार्ड वगैरह सारा चीज किसको बता देते हैं, यूपीआई को। अब यूपीआई आपका सिंपल सा चीज, यूनिक आईडी हो गया। दुनिया के जितने लोग हैं सबका अपना यूपीआई क्या है, अलग ही है। अब आपको ये सब भरने की जरूरत है, एक बार यूपीआई नंबर मांगिए, आप भेज दीजिए। अब यूपीआई नंबर भी याद करना। यूपीआई नंबर कितने लोगों को पता है, आपका कितना अक्षर का, मोबाइल नंबर का बना दिया लोग। हाँ, थोड़ा सा यूपीआई जोड़ दीजिएगा उसी में, मोबाइल नंबर में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब ये समस्या ये हो गया कि यूपीआई नंबर भी ससुरा झमेला है। किसी को बोले और गड़बड़ा दिया, तब इसके लिए एक कोड बनाया गया, क्विक रिस्पांस कोड। क्या बनाया गया, क्विक रिस्पांस कोड, क्यूआर। क्या बना दिया, क्यूआर। अब जैसे आपका यूनिक नंबर है, वैसे ही इस पे तनी सा ऐसे छिड़क देगा कुछ ऐसे समझेगा, ऐसे छिड़क देगा कुछ ऐसे। क्या हो गया वो, क्विक रिस्पांस कोड। ये ऐसा छिड़केगा कि दूसरे पे इस टाइप का नहीं छिड़का है। समझ में आ गया कि नहीं, सबसे यूनिक डिजाइन से उसमें से कुछ पोत देगा, छिड़क देगा। तो जिस तरह से यूपीआई एकदम यूनिक है, उसी तरह से ये जो क्यूआर है ऐसे ही यूनिक है। समझ में आ गया कि नहीं। तो हर व्यक्ति का यूपीआई अलग, और उसके यूपीआई पे जो उसका क्यूआर है वो अलग डिजाइन का छिड़क दिया है, उस पे अजब डिजाइन का होता है, देखते हैं ना।
गोज पात दिया है, अब आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन कंप्यूटरवा समझ जाता है कि एकर मुड़िया ऐसे घुमा था, एकर ऐसे घुमल है, एकरा अकाउंट नहीं है, एकरा नीचवा ढेर पोतले है, ओकरा ऊपरा ढेर पोतले था। तो ये क्या हो जाता है, क्विक रिस्पॉन्स, ये पटाख से कंप्यूटर क्या करता है, पकड़ लेता है। तो अगर आपके पास यूपीआई आईडी बोलने का टाइम, यूपीआई आईडी बोलिएगा तो एरर होने की संभावना ज्यादा है। अब कोनो 89 की जगह 79 सुन लिया, सुनने के बाद छोड़िए ना, सुनने के बाद वो गलती लिखा जाता है, 79 है कि 89 है, हो जाता है कि नहीं होता। कभी 7 बोला है कि 60 बोला है, समझे में नहीं आता। हाँ, तो लेकिन इसमें संभावना है गलत होने का। मशीनरी गलती बहुत कम करती है, मशीनरी गलती बहुत कम करती है, और जब गलती करती है तो ब्लंडर करती है। मशीन छोटा मोटा गलती ही नहीं करता है, जब करेगा ना स्वाहा कर देगा पूरा, एकदम भयानक। तो ये क्या हो गया, क्यूआर कोड। आज देखिए एक नॉर्मल होटल वाला है, चाय बना रहा है, आगे क्या लगा दिया है, क्यूआर। देखिए बबुआ, हाँ हाँ, कोई भी रख सकता है, अब कोई भीख मांगने वाला वो भी रख सकता है। रीजन क्या, अपना अकाउंट खुलवा दिया जनधन योजना में, और उस अकाउंट नंबर के थ्रू क्या बना लिया है, यूपीआई, और उसके हिसाब से क्या बना लिया है, क्यूआर। क्यूआर भी यूनिक, यूपीआई भी यूनिक। इसको भी पता है कि आपके बारे में ये सारी चीजें, और यूपीआई को भी पता है आपके बारे में सारी चीजें। अब आपको भरने की जरूरत है नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, पता चला आप दुकान खोले, अब किसी चीज का बहुत ग्राहक आ रहे हैं, तो आपने क्या लगा दिया, क्यूआर कोड, खटाखट खटाखट स्कैन हो रहा है, पैसा आ रहा है, कोनो बदल दिया क्यूआर कोड वे ले आके। पता चला सब किस में चल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्यूआर वाह आप ही का है ना। हाँ, फोटो भी आ जाता है। हाँ, देखिए जैसे जैसे चीजों में गड़बड़ी होगी, धीरे धीरे चीजें ऑटोमेटिक अपडेट होती जाएंगी, सुधार होते जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को दिक्कत? अब बताइए, ये भरने की जरूरत है, जिनके पास यूपीआई है ये भरने की जरूरत है, कोई भरने की जरूरत नहीं है। क्यूआर है तो भरने की जरूरत है। ये बहुत ही यूनिक चीज हो गई है। आज जितना भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है सब किसके दम पे, यूपीआई। पूरी दुनिया में भारत ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सबसे आगे चला गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिस देश में 1995 में पहली बार इंटरनेट आया हो, कंप्यूटर चला हो, वह देश आज पूरी दुनिया में। लेकिन बात यह नहीं है, हमेशा याद रखिएगा, कामयाबी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आपने कितना किया है, डिपेंड इस बात पर करती है कि आप कितना कर सकते थे। पूरी दुनिया में आज अगर यूपीआई चाइना का होता तो पूरी दुनिया को डोमिनेट कर देता। तो हम लोगों को जिस तरह से यूपीआई का इंडिया में प्रचार किए हैं, उसी तरह किसमें करना चाहिए, वर्ल्ड में। और भारत सरकार इसमें बहुत चीजों को सुधारी है, क्योंकि भारत के लोगों में एक मेंटेलिटी होती है कि जब भी दुकान खोलेंगे या कोई भी चीज खोलेंगे तो अपनी नेशनलिटी या अपनी पहचान उसमें डाल देंगे। जैसे अब जैसे केएफसी, पता ही नहीं चलता है ना उसमें उसकी नेशनलिटी छुपी है ना कुछ छुपी है। अब भारत कुछ बोलेगा इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट, इस टाइप का हो जाएगा। तो अगर यूपीआई में देखिए इंडियन है, ये नहीं है इंडियन नहीं है, क्योंकि देखिए जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो बहुत सारे लोग आपके दोस्त होते हैं, बहुत सारे आपके दुश्मन भी होते हैं। तो अगर आपके नाम से आपकी आइडेंटिटी पता चल जाएगी तो दोस्तों का तो समर्थन वैसे भी मिलेगा, पता चलेगा, लेकिन दुश्मन छोड़ देगा। अब यूपीआई में अगर इंडिया लिखा रहेगा तब गड़बड़ा जाएगा। इंडिया लिखा ही नहीं है, इसमें क्या लिखा, यूपीआई, यूनिक पेमेंट आइडेंटिटी, आईडी है यहाँ पे, इंडिया तो है नहीं यहाँ पे। तो ये पाकिस्तान में भी चल सकता है कि नहीं, चल सकता है, बस जब तक उन सबको पता ना चले। इसको लेके जाना चाहिए। पूरी दुनिया में सबसे क्विक रिस्पॉन्स है, और चाइना भी इस पर काम कर रहा है, लेकिन चाइना वालों पे किसी का भरोसा नहीं है। अरे चाइना वाले पर किसी को भरोसा करना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तानियों और चाइनीजों पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। ये लोग कभी भी पलट सकते हैं, इनका अपना कोई उसूल नहीं होता। यूक्रेन और रूस के मैटर पे पूरी दुनिया हम लोग को समझाई कि आप यूक्रेन का साथ दीजिए, यूक्रेन का साथ दीजिए। भारत ने किसका साथ दिया, उसका, वो बिलार का साथ देला, हमरा कौन सी मिलता। वहां का प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आ रहा है, जेलेंस्की को, राष्ट्रपति, कि भैया राष्ट्र प्रेम अलग चीज होता है, राष्ट्र का विनाश अलग चीज होता है। अब राष्ट्र प्रेम के चक्कर में क्या अभी ये जाके हम लोग चीन से लड़ ले? अरे वक्त आएगा तो लड़ेंगे। तुमको अगर ज्यादा शौक था रूस से लड़ने का तो तुम अपने समय हिसाब से रूस से लड़ते। रूस अपने हिसाब से लड़ा, ओकरा समझाते समझाते थक गए ना, लड़तो हम। यही होता है जब ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो देख लेंगे तो। बोलिए बाबू। हाँ, अदर कंट्री के पास
हाँ, धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड यूपीआई हो गया है, बट उतना यूपीआई पॉपुलर नहीं है जितना इंडिया में है। हाँ, धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है वो। रसिया को बैठिए, रसिया को जो यूपीआई दिया गया है उससे इंडिया और रसिया व्यापार कर ले रहे हैं, हम लोग का नहीं रुक रहा है। जैसे स्विफ्ट कोड कटा था ना, तो हम लोग भी नहीं भेज पाते थे और वो भी पैसा नहीं भेज पाता था। हम लोग से वो भी सामान वामान खरीदता है, अनाज वगैरह खरीद लेता है, दवाइयां खरीद लेता है। हम लोग दुनिया में सबसे सस्ती दवाइयां बताते हैं, तो हम लोग से भी खरीदता है। तो स्विफ्ट कोड से भेजता था तो पहुंचता ही नहीं था, और हम लोग उससे हथियार खरीदते थे, हम भी भेजते थे। हम लोग किस में भेजते थे? स्विफ्ट पे। रूस पगला गया, कहा तब सोना में व्यापार हो, तो कहा कि हम लोग के यहाँ सोना में ना, हम लोग के यहाँ सोना है लेकिन घर में घुसल है। और रूस में सोना का उतना प्रचलन नहीं है, वहां की महिलाएं सोना को लगे, हमारे यहाँ तो पति से ज्यादा सोना को मानती है। अरे पति 2 दिन नहीं आएगा चलेगा, सोना अगर गायब हो गया, मेरा सोना गायब। सोने का महत्व बहुत ज्यादा होता है, पता नहीं क्यों ऐसा लगा होता है महिलाओं को सोना से, अजब टाइप का। जबकि वो एगो हेडेक का जड़ है। हम लोग एक मोबाइल लेके चलते हैं तो एगो हेडेक रहता है कि भैया मोबाइलवा है कि नहीं, तो उसका हेडेक हर जगह हेडेक, उंगली में हेडेक, हाथ में, गला में, कान में, नाक में, सब काम कौन सी पे फोकस करेगी? ओ माय गॉड है कि नहीं, ओ माय गॉड गया, गायब हो गया। और ट्रेनवा में नोच लेता है सोच, हाँ पैर में भी ले, तुम्हें हर जगह ये रहता है। तो भारत को सोना से व्यापार करने में दिक्कत हो रहा था, समझ गया कि नहीं? तो भारत ने कहा कि चुपचाप रह गया, आई चिपकाइए अपने जगह, क्यूआर कोड लीजिए, मारिए, कहाँ आ जाएगा, यूपीआई आ जाएगा, पैसा ट्रांसफर हो जाएगा एकदम एक नंबर में, किसी को कोई दिक्कत। मोबाइल से भी ट्रांसफर करने के लिए एक आईएमपीएस आता है, क्या आता है? आईएमपीएस। वो मोबाइल टू मोबाइल क्या करता है? ट्रांसफर करता है। वो 1 लाख से नीचे के अमाउंट को बहुत तेजी से कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? मोबाइल में आईएमपीएस होता है कि नहीं होता है जी? कितने लोग आईएमपीएस यूज करते हैं? जिनके मोबाइल में यूज होता है, बैंक सर्विस देती है आपको आईएमपीएस की। जो बैंक होता है ना, बैंक आपको सर्विस देता है किसका? आईएमपीएस का। वो मोबाइल टू मोबाइल क्या हो जाता है? इजी हो जाता है वहां पर, वो थोड़ा ज्यादा सिक्योर होता है। क्यूआर समझ में आ गया? श्रीलंका को भी यूपीआई दिया जाए। अरे भैया, यूपीआई का पैसा भेजने के लिए पैसा होना तो चाहिए, नहीं समझ में? श्रीलंका का जो हालत हुआ है उसके लिए श्रीलंका डिजर्व करता है। जरूरत से ज्यादा, औकात से ज्यादा नहीं उड़ना चाहिए, समझ में गया? औकात से ज्यादा उड़ रहा था। चीन को ले आके समझ रहा था कि भारत को टॉर्चर कर देंगे, लो ससुरे मरो तुम वहां पर। अभी चीन में गृह युद्ध होना फिक्स है, सॉरी श्रीलंका में, और उसमें सोशल मीडिया सबसे ज्यादा बर्बाद किया। आप लोग भी सोशल मीडिया से बच के रहिएगा, धार्मिक चीज सोशल मीडिया पे देखते इग्नोर कर दीजिएगा। फेसबुक ने बर्बाद कर दिया श्रीलंका को, एक देश को सोशल मीडिया ने बर्बाद कर दिया, फेसबुक ने। वहां पे एक चर्च में ब्लास्ट हुए थे, तो उसमें कुछ विदेशी भी मरे थे, कुछ ये मरे थे, तो उसमें फेसबुक ने ना इस दंगे फसाद वाली चीजों को काफी ज्यादा क्या कर दिया, हाईलाइट किया। अब वहां चूंकि क्रिश्चियंस मरे थे ज्यादातर में वहां पर, तो वहां पे क्रिश्चियंस जाना छोड़ दिए, और उसके बाद से हिजाब वगैरह पे बैन लगाने की बात आने लगी। अब उसको इस तरह होने लगे, वहां से फिर मुस्लिम कंट्री से भी क्या होने लगे, पर्यटक भागने लगे। वर्ल्ड वाइड देखिएगा तो 2 ये कंट्री बहुत ज्यादा मिलेंगे, ये सब कंट्री बहुत ज्यादा मिलेगा। उसकी अर्थव्यवस्था किस पे चली थी? टूरिस्ट पे चली थी। टूरिस्ट गया नहीं, उस पे बचल हुआ काम कौन कर दिया? कोरोना। फेसबुक जैसा एक चीज बर्बाद कर दिया एक पूरे देश को, आप सोच नहीं सकते। इसलिए जब भी धार्मिक चीजें आएंगी इसको इग्नोर कीजिएगा, वरना हो सके तो कहीं ऐसा ना हो श्रीलंका वाला हालत यहाँ पे भी हो जाए। क्योंकि वो जो फेसबुक पे धार्मिक चीजें दी गई रहती हैं वो कोई आदमी पोस्ट नहीं करता है, याद रखिएगा। वो नेताओं का अपना एक पूरी की पूरी डिपार्टमेंट होती है, जिसे आईटी सेल कहा जाता है, वो पूरा वहां से कंट्रोल होता है, जानबूझ के आपका माइंड वॉश। और हमेशा 3 चीज में याद रखिएगा, धर्म, प्रेम और राजनीति, ये दिमाग को जाम कर देता है। मतलब आपको एकदम बांध देता है। आप जिससे प्रेम करेंगे उसकी गलती नहीं दिखेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो का नाक में से सर्दी लटकेगा तो आपको झुमका लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं? अंधा कर देता है उसको, आपको नहीं समझ में आएगा। लगेगा नथुनी पहनल है। इसीलिए कहा जाता है प्रेम क्या होता है? अंधा होता है।
और धार्मिक चीजों में भी यही होता है। आपको ना पता नहीं क्यों ऐसा लगेगा ना कि हमारी जाति हमारी धर्म ही सही है। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। आपकी जाति आपकी धर्म सही है, आप अपने जगह सही रहिए, दूसरे का मानिए ना मानिए, बट रेस्पेक्ट कीजिए। नहीं रेस्पेक्ट करते हैं तो डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए, यही होता है। लेकिन सोशल मीडिया क्या कर सकता है? बर्बाद कर सकता है। तो खैर, आप पढ़े लिखे लोग हैं, इस सब चीजों से बच के रहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे का क्लास कल समझेंगे हम।